हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे नोट्स ऑन स्टाफिंग पे। अभी हमने हमारा स्टाफिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसके नोट्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि मैं हर चैप्टर के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ, तो मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ नोट्स ऑन स्टाफिंग, जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा उससे रिलेटेड नोट्स, है ना। तो हम क्या कर रहे थे, अभी हमने लास्ट वीडियो में स्टाफिंग का जो नोट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने लास्ट वीडियो में पार्ट बी डिस्कस किया, जहाँ पे हमने स्टाफिंग प्रोसेस डिस्कस की, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग पे डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो, जब भी स्टाफिंग प्रोसेस होती है, स्टाफिंग फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कंप्लीट, वो पूरा ख़त्म, फिनिश तब माना जाता है, वो कंप्लीट तब माना जाता है जब हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं एंड ट्रेनिंग करते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जब ये कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो ये कंपोनेंट्स के थ्रू हमारा स्टाफिंग फंक्शन कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, जो हम लोग अभी कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग पे हमने जो डिस्कशन किया था, तो स्टाफिंग फंक्शन इन 3 कंपोनेंट से कंप्लीट माना जाता है ना। तो क्या होता है, उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। सबसे पहला क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है और ट्रेनिंग होता है। तो इस वीडियो में, इस प्रेजेंटेशन में, दिस इज़ द पार्ट सी ऑफ द वीडियो ऑन नोट्स ऑन स्टाफिंग। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट की। दिस इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट। तो आइए अब हम शुरू करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कशन। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं, किन किन तरीक़ों से, किन किन सोर्सेज से हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली 2 सोर्सेज होते हैं, उनमें से जो एक सोर्स, जिसे हम कहते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, उसके हम एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे एंड उसके डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट आखिर होता क्या है। तो जो स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ी थी, उसमें हमने क्या करा था, एक ओवरव्यू लिया था। अब हम लोग हर एक कंपोनेंट का डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आपके सिलेबस में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये 3 चीज़ों में डिटेल डिस्कशन हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। दिस इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग। तो रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास जो वैकेंट जॉब पोजीशन है, उसके लिए हम कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो लोग हमारी वैकेंट जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारी वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें, है ना। इट इज़ सर्चिंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग द जॉब पोजीशंस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्च करते हैं कैंडिडेट्स के लिए। इट मीन्स अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब पोजीशन। जिस तरह से मैग्नेट यहाँ पे अट्रैक्ट करता है, उसी तरह से क्या हम लोग कैंडिडेट्स को वेरियस पैकेजेस, वेरियस पर्क्स, वेरियस इंसेंटिव्स, वेरियस फ्रिंज बेनिफिट्स, इसके थ्रू हम लोग कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जॉब पोजीशन की तरफ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हमारी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करे। तो इसे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट, ठीक है दोस्तों। फिर इट इज़ रिगार्डेड एज अ पॉजिटिव प्रोसेस। हम लोग रिक्रूटमेंट को क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं। अब पॉजिटिव प्रोसेस क्यों कहते हैं, एज रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब पोजीशन। यहाँ पे क्या होता है, रिक्रूटमेंट में कोई भी रिजेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर हमेशा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट ही करते हैं। हम उन्हें क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आए, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव है। तो यानी कि इसीलिए इसे हम कहते हैं पॉजिटिव प्रोसेस। बाय दिस वी क्रिएट अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स।
रिक्रूटमेंट से क्या होता है, एक पूल ऑफ कैंडिडेट हमारे पास आ जाता है। क्या होता है दोस्तों, हमारे पास एक पूल ऑफ कैंडिडेट आ जाता है। पूल ऑफ कैंडिडेट आ जाता है यानी कि क्या होता है, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसीलिए इसे एक पॉजिटिव प्रोसेस कहा गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग रिक्रूटमेंट से क्या करते हैं, एक ऐसा पूल बनाते हैं कैंडिडेट्स का, एक इतने सारे हमारे पास कैंडिडेट्स आ जाते हैं जिससे कि हमारे लिए हमारी जो जॉब पोजीशंस है वो फिल हो सके। तो इसीलिए हम इसे एक पॉजिटिव प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है रिक्रूटमेंट में, क्या होता है, फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई द वेरियस सोर्सेज। मैं इसे थोड़ा इरेज कर देती हूँ। चलिए, तो आगे बढ़ते हुए, फर्स्टली वी आइडेंटिफाई द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो वेरियस सोर्सेज जहाँ से हम उन कैंडिडेट्स को ले सकते हैं वो हम देखते हैं सबसे पहले। फिर हम लोग उनको असेस करते हैं, हम उनको अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं एंड उनमें से जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है हम उनको चूज़ करते हैं, उनको हम सिलेक्ट करते हैं एंड फिर हम उनको बोलते हैं कि आप हमारी जॉब पोजीशन पर आइए, ठीक है। तो ऐसा होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने ये देखा इस स्लाइड में कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, हमारी जॉब पोजीशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंड्यूस करना, उन्हें अट्रैक्ट करना थ्रू वेरियस पैकेजेस, है ना, थ्रू वेरियस इंसेंटिव्स। और इसे हम कहते हैं पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव प्रोसेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग हमारी जॉब पोजीशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, इंड्यूस करते हैं ताकि वो हमारी जॉब पोजीशन में अप्लाई करें। इसीलिए हम इसे पॉजिटिव प्रोसेस भी कहते हैं। सो आई होप आपको ये वाली स्लाइड क्लियर है। तो आइए अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की, किन किन तरीक़ों से, किन किन जगह से हम लोग रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इट मीन्स आइडेंटिफाइंग द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने वाले हैं वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर दो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो जब हम बात करते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की, इट मीन्स रिक्रूटिंग द कैंडिडेट जनरली हु आर अवर एम्प्लॉयज़। तो देखो, फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे रिक्रूटमेंट क्या होता है, फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम लोग बाहर नहीं जाते, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं जाते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड से ही, अंदर से ही हम लोग कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं, एम्प्लॉयज़ को चूज़ करते हैं। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब पोजीशन पे होता है तो वो कौन होता है, हमारा एम्प्लॉय होता है। तो हम लोग हमारे जनरली जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें से ही हम रिक्रूटमेंट करते हैं। इसे कहते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ऐसे सोर्सेज जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और हम वहाँ से ही रिक्रूटमेंट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल यानी कि बाहर। तो अब हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सर्च नहीं करेंगे, हम लोग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे। इट रिफर्स टू रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे और रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द सोर्सेज। अब आगे बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। अभी कौन से होते हैं सोर्सेज हम ये आगे बात करने वाले हैं, लेकिन ये जो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होता है इसका क्या क्या एडवांटेज होता है, क्या क्या मेरिट्स होते हैं, वो अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, उनका मोरल बढ़ेगा। तो इट क्रिएट्स एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू परफॉर्म बेटर एंड लीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो जब हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं तब क्या होता है, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेटेड फील करते हैं, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ सिंपल प्रोसेस। अब हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही काम हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो ये क्या होता है, सिंपल प्रोसेस होती है, ज़्यादा झंझट नहीं उठाना पड़ता। रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरनल सोर्सेज इज़ सिंपलर एंड ईजियर एज द एम्प्लॉयज़ नोज एवरीथिंग अबाउट द कैंडिडेट। तो यहाँ पर एक बात ये भी होती है कि हमें एक तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं जाना पड़ता, एंड यहाँ पर कैंडिडेट के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में कंपनी को सब पता रहता है। तो यहाँ पर सिंपल हो जाती है प्रोसेस रिक्रूटमेंट की। ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फैसिलिटेट्स ट्रेनिंग। इट इज़ ईजी टू ट्रेन एम्प्लॉयज़ व्हेन इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एम्प्लॉय की जो स्ट्रेंथ है, एम्प्लॉय की जो वीकनेस है, एम्प्लॉय को कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये कंपनी को पहले से पता होने की वजह से क्या होता है, ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग देना ईजियर हो जाता है। ठीक है। सो ये एक एडवांटेज है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का। आई होप आपको क्लियर हो रहा है दोस्तों, ये हम सब पढ़ चुके हैं, दिस इज़ द ओनली रिविजन। ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग इज़ नो इंडक्शन ट्रेनिंग। सिंस एम्प्लॉयज़ आर फ्रॉम द सेम ऑर्गेनाइजेशन, सो नो नीड फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडक्शन यानी कि क्या होता है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो न्यू एम्प्लॉयज़ एंड ओल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में इंट्रोडक्शन कराते हैं, दिस इज़ नोन एज इंडक्शन ट्रेनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी जो एम्प्लॉय होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है, तो इंडक्शन ट्रेनिंग की हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है दोस्तों। फिर फिफ्थ पॉइंट इज़ फिलिंग डेफिशिएंसीज। अब डिपार्टमेंट वाइज अगर हम बात करें, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो अगर हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से रिक्रूटमेंट करते हैं तो क्या होता है, अगर एक डिपार्टमेंट में कभी डेफिशिएंसी आ गई तो हम लोग एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ईजीली शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर कभी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो गए, सरप्लस एम्प्लॉयज़ हो गए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको कम भी कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स इन फिलिंग द डेफिशिएंसीज अगर हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं तो। Inside an organization, it is easier to manage the surplus or deficiency of any department in an organization. तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू हम लोग हमारे जो एम्प्लॉय का सरप्लस होता है डिपार्टमेंट में, या जो एम्प्लॉय की डेफिशिएंसी होती है, हम उसे ईजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ इनएक्सपेंसिव। ये क्या होता है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है, कॉस्ट लगानी पड़ती है। तो ये क्या होता है, हम चूँकि इंटरनल सोर्सेज से काम कर रहे हैं तो इट इज़ इनएक्सपेंसिव, इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ज़्यादा कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती जब हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। सो आई होप आपको ये पॉइंट सारे क्लियर है कि क्यों किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एडवांटेजियस, बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। अब जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, वैसे ही अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की कि क्यों हमें इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए नहीं जाना चाहिए। नो फ्रेश टैलेंट। अब एम्प्लॉयज़ जो है वो पहले से ही काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका जो नॉलेज है वो इतना अपडेटेड नहीं होगा। बाहर का अगर कोई एम्प्लॉय होता है तो उसे पता होता है कि कौन सा न्यू ट्रेंड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना, कौन से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको सब पता रहता है, उसका एकदम फ्रेश टैलेंट होता है। लेकिन जब हम इंटरनल सोर्सेज के लिए जाते हैं तब हमारे पास फ्रेश टैलेंट नहीं होता। Recruitment from internal sources does not bring fresh talent in the organization as employees are already working in an organization. तो उनका जो नॉलेज होता है वो जनरली अपडेटेड नहीं होता है, फ्रेश नहीं होता है, इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट थिंग इज़ लेथार्जिक एम्प्लॉयज़।
यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बहुत सालों से काम कर रहे होते हैं और सेम मैनर में काम कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि अपना कुछ ज़्यादा होने नहीं वाला इस ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो क्या होता है, वो लोग लेज़ी होते जाते हैं, लेज़ी यानी कि लेथार्जिक होते जाते हैं धीरे धीरे, है ना। क्योंकि उनको पता है कि हमें 9 to 5 का जॉब करना है, घर जाना है, फिर आना है, घर जाना है, फिर आना है, तो ऐसा आना जाना चलता रहेगा। तो उनको पता रहता है कि जो करना है वो तो हमें ही करना है और ऐसा ही करना है, सेम मैनर में करना है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, लेज़ी होते चले जाते हैं। तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पर अगर हम जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लेथार्जिक एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वैसे ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर है ये 2 पॉइंट्स। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। सो द थर्ड पॉइंट इज़ नो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अब देखो, जब भी कोई बाहर से बंदा आता है ना, जब भी कोई बाहर से बंदा आता है, अगर आप देखो अपने स्कूल का ही एग्ज़ाम्पल ले लो आप। अगर स्कूल में कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो वो उस साल बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है, उसमें एक कम्पिटिटिव स्पिरिट होती है कि ये जितने बच्चे हैं, भले ही वो आपको जानते हो या ना जानते हो, फिर भी ये जितने भी बच्चे हैं इनसे मुझे अच्छा करना है। जब हम लोग बाहर से कोई एम्प्लॉय को जब कोई बाहर से एम्प्लॉय आता है तब उसके अंदर क्या होता है, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, एक कॉम्पिटिटिव एज होता है कि मुझे इन एम्प्लॉयज़ से अच्छा कर दिखाना ही है ना। तो जब हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है कि इंटरनल सोर्सेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एम्प्लॉय को पता है कि कोई कंपटीशन नहीं है, वैसे ही सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं होती, उनको तो वैसे ही काम करना है। तो कहीं ना कहीं उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ना होने की वजह से क्या होता है, इंटरनल सोर्सेज का ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। So the spirit of competition among existing employees get hampered because they work again and again for a long time in the organization. एक ही तरह का काम बार बार करने से क्या होता है, उनको क्या होता है कि उनको कोई फिर इंटरेस्ट नहीं रह जाता काम में, उनमें कोई कंपटीशन की स्पिरिट नहीं रह जाती। ठीक है दोस्तों। फिर फोर्थ पॉइंट इज़ रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। अब क्या होगा, The already working employees does not work with the same motivation and efficiency as they worked when they joined the organization. अब यहाँ पर क्या था, जो एम्प्लॉयज़ है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है, तो जब उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की होगी, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की होगी, तो उनका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होगा, उनका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत हाई होगा। लेकिन धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता गया, उनका मोटिवेशन लूज़ होता गया। क्यों? क्योंकि उनको एक तरीके का ही काम करना था, है ना। उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती गई, रिड्यूस होती गई, उनकी एफिशिएंसी क्या होती गई, रिड्यूस होती गई। तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। क्योंकि क्या होता जाता है, टाइम के साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती जाती है, उनका परफॉर्मेंस लूज़ होता जाता है। तो उनके लिए अच्छी बात, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अच्छी बात ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अच्छी बात नहीं होती है। तो इसीलिए हमें ये इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए नहीं जाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ नॉट अवेलेबल टू न्यू एंटरप्राइजेस। अब जो न्यूली स्टार्टअप्स होते हैं, जो न्यू एंटरप्राइजेस होते हैं, उनके पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते ही नहीं हैं, उनके पास कोई एम्प्लॉय का बेस होता ही नहीं है जहाँ से वो इंटरनल सोर्सेज के लिए जा सके। तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर न्यू एम्प्लॉयज़। सो आई होप आपको डिसएडवांटेजेस क्लियर है, एडवांटेजेस भी क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये रिक्रूटमेंट का जो हमने आज डिस्कशन किया है, इंटरनल सोर्सेज के बारे में हमने जो डिस्कशन किया है वो क्लियर है दोस्तों। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।